तो कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां स्पेड किंगडम की तबाही सिर्फ एक कल्पना नहीं रही। मैजिक नाइट्स ने मिलकर सीधा हमला बोल दिया था। इस दौरान कैप्टन मेरियोलियोना ने अकेले ही एंशिएंट डेमन को नेस्तनाबूद कर दिया। वो सीन ही ऐसा था जैसे आग खुद इंसान का रूप लेकर लड़ रही हो। दूसरी तरफ बाकी मैजिक नाइट्स डार्क ट्रायड को पीछे धकेल रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे उस रिचुअल को रोकने की जो अंडरवर्ल्ड के दरवाजे खोलने वाला था। रेजिस्टेंस के लोग जब मेरियोलियोना की पावर देख रहे थे तो उनके चेहरों पर साफ शौक दिख रहा था। उसी वक्त राल्फ अपनी टीम को लेकर आता है और सबको बताता है कि यूना असल में स्पेड किंगडम का प्रिंस है। सबके चेहरों पर एक नई उम्मीद दिखती है। वहीं वाइस कैप्टन नाक्ट अपने डेविल्स की मदद से पूरी लड़ाई पर नजर रखा होता है ताकि जैसे ही मौका मिले वो रिचुअल को खत्म कर सके और अंडरवर्ल्ड का गेट खुलने से रोक दे। मैजिक नाइट्स की ताकत देखकर नाक्ट को यह एहसास होने लगता है कि शायद सिर्फ शायद उनके पास जीतने का मौका है। दूसरी तरफ डांटे और जैक के बीच एक खतरनाक फाइट चल रही होती है। दोनों को ही ये लड़ाई जैसे किसी खेल की तरह लग रही थी। उस मोमेंट पर सबको लगने लगता है कि शायद अब चीजें कंट्रोल में हैं, लेकिन तभी सबके सामने रिचुअल चालू हो चुका होता है। नाक शॉक हो जाता है और फौरन डेविल प्लेमेट को बुलाकर डेविल यूनियन में जाता है ताकि वो आसपास की मैजिक एनर्जी को समझ सके। तभी उसे रिचुअल की जगह पर सिर्फ यामी और विलियम ही नहीं बल्कि एक और खतरनाक पावर का एहसास होता है, मॉरिस। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मॉरिस ने रिचुअल की स्पीड बढ़ा दी थी और ऐसा वो इसलिए कर पाया क्योंकि वो खुद अब एक डेविल होस्ट बन चुका था। उसने हार्ट किंगडम की क्वीन की सारी नॉलेज एक्सट्रैक्ट करके रिचुअल को और खतरनाक बना दिया था। नाक्ट समझ जाता है कि मॉरिस की वजह से अब दरवाजा पहले से भी तेजी से खुल रहा है और तभी दो हाई लेवल डेविल्स पहले ही उनकी दुनिया में एंटर कर जाते हैं, लिलिथ और नामा। ये वो डेविल्स थे जो डार्क ट्राइड से भी ज्यादा पावरफुल थे। उनकी एंट्री के साथ ही पूरा मैदान बदल जाता है। वो नाक्ट और कैप्टन जैक पर सीधा अटैक करते हैं। नाक्ट किसी तरह बच जाता है लेकिन जैक की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। नाक्ट का डेविल खुद डरने लगता है और तभी उसे समझ में आता है कि अब हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। लिलिथ और नामा अपने मैजिक से माहौल की पूरी एनर्जी को खींच रहे थे। बाहर की दुनिया में भी अटैक शुरू हो चुका था। एंशिएंट डेमन दोबारा उठ खड़ा हुआ और मेरियोलियोना फिर से उसके साथ लड़ाई में कूद जाती है। यूनो की फाइट जेनिन से चल रही होती है और वो उसकी 70% पावर को भी हैंडल कर पा रहा होता है। लेकिन जैसे ही अंडरवर्ल्ड का गेट पूरी तरह खुलता है, डार्क ट्रायड्स को अपने डेविल से 100% पावर मिल जाती है। वो अब एक नई और भी खतरनाक फॉर्म में अपग्रेड हो चुके होते हैं। फिर से लड़ाई शुरू होती है। यूनो समझ जाता है कि जेनिन अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। नाक्ट के सामने अब मुश्किल ये थी कि एक तरफ मॉरिस को रोके और दूसरी तरफ उन हाई लेवल डेविल्स को भी नजरअंदाज ना करे। तभी उसे याद आता है कि अगर किसी के पास इन्हें रोकने की असली ताकत है तो वो सिर्फ एक इंसान है, आस्था। सिर्फ उसकी एंटी मैजिक पावर ही इन डेविल्स को काबू कर सकती है। इधर डांटे यूनो को कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि घर जैसा कुछ बचा ही नहीं है। और फिर हमें दिखता है कि एक एशर डेमन क्लोवर किंगडम पर अटैक कर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दो असेंट डेविल्स हैं कौन? तो कहानी थोड़ी पुरानी है। स्पेड किंगडम में दो रॉयल फ्रेंड्स थे जिनके पास बहुत ताकतवर मैजिक था, लेकिन उनकी दोस्ती धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गई और वो दोनों डेविल बनकर उसी किंगडम में कैद कर दिए गए। यूनो की फैमिली को उन्हें हमेशा के लिए सील करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब जब स्पेड किंगडम का कोई राजा ही नहीं बचा तो वो दोनों आज़ाद हो चुके हैं। क्लोवर किंगडम पर खतरा मंडरा रहा होता है। कैप्टन मेरियोलियोना देखती है कि डेमन आसपास का सारा मैजिक एब्जॉर्ब करके और भी ताकतवर हो चुका है। इस सब के बीच विज़र्ड किंग एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो अपनी पूरी ताकत रिलीज करने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें डेमिना कियो से उसका मैजिक उधार लेना पड़ता है। अब क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स उस डेमन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। लोग डर के मारे रॉयल कैपिटल से भाग रहे हैं, लेकिन सब बेकार जाता है। डेमन सीधा रॉयल कैसल पर हमला कर देता है। मिमोसा और नोएल की कजन मिलकर अटैक रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका मैजिक भी फेल हो जाता है। तभी डेमोनाटियो आता है, लेकिन उसे भी समझ में आता है कि वो बस थोड़ी देर के लिए डेमन को स्लो कर सकता है। और फिर सीन में आते हैं विज़र्ड किंग। एक ही झटके में वो डेमन का अटैक रोक देते हैं। सब शॉक्ड हैं। सब यही सोचते हैं कि आखिर विज़र्ड किंग इतना पावरफुल अचानक से कैसे हो गया। असल में उसने डेमिना कियो की पावर से अपनी बॉडी को 10 साल आगे पुश कर दिया था, पर यह पावर लिमिटेड टाइम के लिए थी। नाक्ट और विज़र्ड किंग मिलकर डेमन को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही विज़र्ड किंग की पावर खत्म हो जाती है। और तभी जब सबको लगने लगा था कि शायद अब कुछ नहीं बचा, वहीं होती है उसकी एंट्री, आस्था। डेविल यूनियन की पावर में पूरी तरह लिपटा आस्था एक ही झटके में उस हाई लेवल डेविल के अटैक को रोक देता है। पूरा मैदान थम जाता है। दुश्मनों की आंखों में खौफ और अपने साथियों की आंखों में उम्मीद चमकने लगती है। डांटे इस सबको देखकर हंसता है और यूनो को चिढ़ाते हुए कहता है कि अब क्लोवर किंगडम को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन यूनो मुस्कुराता है, उसकी नजरें सीधी आस्था पर टिकती हैं और वो कहता है अब भी एक बंदा है जो सबको बचा सकता है।
आस्था की एंटी मैजिक को देखकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन अभी भी उसकी पावर लिमिटेड है। वो डेविल यूनियन सिर्फ 5 मिनट तक ही इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वो बिना वक्त गंवाए सीधा उस डेमन की तरफ बढ़ता है। कई लोग उसे देखकर डर जाते हैं, उन्हें लगता है कोई और डेविल आ गया है, लेकिन तभी उसके साथी बताते हैं कि वो और कोई नहीं, आस्था है, क्लोवर किंगडम का अपना मैजिक नाइट, जो यहाँ सबको बचाने आया है। क्लॉस की आंखों में आस्था को देखकर गर्व चमकता है। वो जोर से चिल्लाता है, लेट्स गो आस्था। विज़र्ड किंग आस्था को देख रहे होते हैं और सोचते हैं ऐश डेमन के पास इतना मैजिक है कि वो किसी भी जादू को रिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन इसी वजह से वो आस्था के एंटी मैजिक को नहीं रोक सकता। और फिर होता है वो पल, आस्था अपनी तलवार से उस डेमन को सीधा बीच से चीर देता है। नाक्ट का डेविल गिमोडे ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे पहली बार ये एहसास होता है कि अगर आस्था ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो एक दिन वो खुद नाक से भी आगे निकल जाएगा। लोगों की आंखों में फिर से चमक आ गई थी, सब जीत की उम्मीद करने लगे थे। लेकिन तभी आस्था के डेविल यूनियन की 5 मिनट की लिमिट खत्म हो जाती है। वो सीधा नीचे गिरने लगता है, लेकिन फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से आस्था को हवा में पकड़ लेता है और उसे ब्लैक बुल्स के बेस पर ले जाता है। जैसे ही आस्था वहां गिरता है, विनिसा उसे देखकर कहती है, क्या तुम अकेले ही स्पेड किंगडम जाने वाले थे? ये तो बहुत गलत बात है। आस्था ब्लैक बुल्स की टीम को देखकर मुस्कुरा देता है। उसके चेहरे पर थकावट होती है, लेकिन जोश अभी जिंदा है। उधर स्पेड किंगडम में डेमन्स ने हमला तेज कर दिया होता है। रेजिस्टेंस के लोग अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को बचा रहे हैं। उसी वक्त रैल्फ और उसकी टीम मदद के लिए पहुंचती है। स्लो मैजिक और जेली मैजिक की मदद से वो लोगों को छिपाते हैं और वोल्ट्स के स्पेशल मैजिक उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करती है। सैकी वहीं खड़ा सोचता है, मुझे तो सिर्फ डेविल्स को खत्म करना है, बस प्लीज कोई डेमन इधर मत आना। लेकिन उसकी दुआ अधूरी रह जाती है। डेमन्स भारी पड़ने लगते हैं। तभी कैप्टन वर्मिलियन अपने फेमस फ्लेम सैलामेंडर के साथ पहुंचते हैं और पूरे मैदान को जलाकर रख देते हैं। बहुत से डेमन्स वहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि वो फिर भी रैल्फ की टीम तक पहुंच ही जाते हैं। रेजिस्टेंस आखिरी दम तक लड़ने लगती है, लेकिन तभी आकाश से एक तेज रोशनी गिरती है और वो रोशनी सिर्फ डेविल्स को नुकसान पहुंचाती है, इंसानों को कुछ नहीं होता। वो एंट्री थी नोएल और उसकी टीम की। एकदम अवेंजर स्टाइल में वो सब आते हैं अल्टीमेट मैजिक के साथ। अगर आपने एपिसोड 17 देखा है तो आपको याद होगा, कुछ मैजिक नाइट्स और स्पिरिट गार्डियंस ट्रेनिंग के लिए एल्फ सिटी गए थे। वहां एक ड्रॉइड उन्हें ट्रू मैजिक और फिर अल्टीमेट मैजिक सिखा रही थी, एल्फ्स का एडवांस मैजिक जो सिर्फ उनके लिए रिजर्व था। लेकिन क्योंकि ये सारे मैजिशियंस पहले से ही हार्ट किंगडम की ट्रू ट्रेनिंग से गुजर चुके थे, उनके अंदर भी नेचुरल मना फ्लो शुरू हो चुका था। यही वजह थी कि वो अब इस अल्टीमेट मैजिक को यूज कर सकते थे, और उन्होंने किया भी। उनके अटैक्स इतने प्रिसाइज थे कि सिर्फ डेविल्स पर असर करते थे, इंसानों को एक स्क्रैच तक नहीं आता। सैली तो जैसे दीवानी हो जाती है। वो रिसर्च करने के लिए बेताब हो जाती है कि आखिर ये ट्रू मैजिक कैसे काम करता है। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। अभी और भी डेविल्स मैदान में उतरते हैं, और ये कोई आम डेविल्स नहीं, बल्कि उससे एक रैंक ऊपर वाले। ये लो लेवल डेविल्स को खुद मार रहे होते हैं। लक को ड्रॉइड की बात याद आती है। प्रॉब्लम तब आएगी जब मिड लेवल और हायर लेवल डेविल्स उतरेंगे। लेकिन लक कहाँ रुकने वाला है। वो इन नए दुश्मनों को देखकर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ऐलान करता है कि आज वो देखेगा कि उसका अल्टीमेट मैजिक क्या कर सकता है। और फिर एक तेज ब्लिंक और डेविल का हाथ कट चुका होता है। कोई देख ही नहीं पाता कि हुआ क्या। पल भर में लक बाकी डेविल्स के सिर भी उड़ा देता है, और तभी स्पेड किंगडम का कैसल क्रैक करना शुरू कर देता है। किसी को समझ नहीं आता कि ये जल रहा है या फ्रीज हो रहा है। लक रुकता है, उसकी मुस्कान धीमी हो जाती है और उसे महसूस होता है कि अंदर कुछ ऐसा है जिससे पंगा नहीं लिया जा सकता। इधर कैप्टन नाक्ट की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है, और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। तो गाइस, अब तक जो हुआ वो काफी ज्यादा इंटेंस था। अंडरवर्ल्ड का गेट पूरी तरह से खुलने लगा है और वहीं से 2 खतरनाक सुप्रीम डेविल्स बाहर निकल आते हैं। इसी के साथ डार्क ट्राइब की पावर फाइनली 100% पर पहुंच जाती है और अब लड़ाई पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। मैजिक नाइट्स पूरी ताकत से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब दुश्मन पूरी तरह से अनलीश हो चुके हैं। उधर एस्टा, जिसने अभी क्लोवर किंगडम के डेमन को हराया था, वो अब सीधा स्पेड किंगडम की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ नोएल और बाकी साथी अब अल्टीमेट मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और धीरे धीरे डेविल्स को गिराने में कामयाब हो रहे हैं। अब यहाँ एक पुराना सीन आता है जहाँ वाइस कैप्टन नैक्ट की एंट्री होती है। वो डार्क ट्राइड को हराने और अंडरवर्ल्ड का गेट बंद करने की सोचता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि सुप्रीम डेविल्स की मौजूदगी में ऐसा करना नामुमकिन है। इसलिए वो एक नया प्लान बनाता है। डेविल्स को दांटे से अलग करना पड़ेगा। उधर दांटे को कैप्टन जैक से लड़ने में मजा आ रहा होता है और नैक्ट समझ जाता है कि उसे ये लड़ाई जैक पर छोड़ देनी चाहिए। वो अपने डेविल गिमोडेलो के साथ डेविल यूनियन एक्टिवेट करता है और सुप्रीम डेविल्स को उठाकर एक अलग जगह ले जाता है, जहां वो मैना जोन बनाकर उन्हें एक अंधेरे
अंधेरे बंद एरिया में कैद कर देता है। अब डेविल्स को कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। दोनों में लड़ाई हो रही है कि नैक्ट को पहले कौन मारेगा। कोई अपनी फायर पावर यूज कर रहा है तो कोई फ्रीजिंग मैजिक से अटैक कर रहा है। नैक्ट उनके अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे वो उनकी पकड़ में आ जाता है। तभी उसके दिमाग में चलता है कि उसे पहले से पता था कि उसके अटैक इन पर असर नहीं करेंगे, इनकी पावर तो लिमिटलेस है। अब वो बस एक ही काम कर सकता है, जितना हो सके इन डेविल्स को कैद करके टाइम खींचना। डेविल्स उसे बोलते हैं कि भाग जा, जान बचा, लेकिन नैक्ट साफ मना कर देता है। उसे मौत से डर नहीं लगता, वो तो बस बुराई को खत्म करने आया है। अब स्टोरी एकदम पीछे जाती है, जहां हमें नैक्ट का पास्ट दिखाया जाता है। उसके और उसके जुड़वा भाई मॉर्गन का बचपन। दोनों भाई एक जैसे दिखते थे, लेकिन सोच बिल्कुल अलग थी। मॉर्गन एक पॉजिटिव और नेक इंसान था, जिसने मैजिक नाइट्स को ज्वाइन किया था, जबकि नैक्ट को इससे कोई मतलब नहीं था। जब कैप्टन यामी खुद मॉर्गन को एक मिशन के लिए बुलाने आया, तो नैक्ट को शॉक लगता है, ऐसा बंदा भी मैजिक नाइट है। मॉर्गन हमेशा नैक्ट को समझाता रहा कि वो मैजिक नाइट्स को ज्वाइन करे, लेकिन नैक्ट रेबल मोड में था। फिर उसके पेरेंट्स ने उसे कहा कि उसे घर का मुखिया बनना चाहिए, क्योंकि उसके पास शैडो मैजिक है और उनकी फैमिली डेविल्स पर रिसर्च करती आई है, जबकि मॉर्गन के पास लाइट मैजिक था जो इस काम के लिए फिट नहीं था। नैक्ट को डर तो लगा, लेकिन उसे धीरे धीरे इसमें मजा आने लगा। उसने खुद को डेविल कॉन्ट्रैक्ट्स की स्टडी में झोंक दिया और आखिरकार 4 डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिए। उसके पापा को लगा कि वो एक जीनियस है, इसलिए उन्होंने उसे एक ब्रेसलेट दिया जिससे वो सुप्रीम डेविल लूसीफ्यूगस को समन कर सके। नैक्ट बहुत खुश हो गया, लेकिन मॉर्गन ने उसे मना किया। उसने कहा कि ये फॉरबिडन मैजिक है और ये गलत रास्ता है, लेकिन नैक्ट किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उसने ब्रेसलेट पहना और लूसीफ्यूगस को बुला लिया, पर जैसे ही वो समन हुआ, सब कुछ बर्बाद हो गया। लूसीफ्यूगस इतना पावरफुल था कि नैक्ट उसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था, और फिर उसी डेविल ने नैक्ट के पेरेंट्स और उसके बाकी साथी डेविल्स को मार डाला। मॉर्गन उसे रोकने की कोशिश करता है, ब्रेसलेट तोड़ देता है, लेकिन उसके साथ ही वो खुद भी जलने लगता है। मॉर्गन की मौत वहीं हो जाती है और नैक्ट पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एक अच्छा इंसान क्यों मरा, जबकि मरना तो उसे चाहिए था। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मॉर्गन को वापस ला दो, लेकिन उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि ये उसकी गलती थी। तभी से नैक्ट ने ठान लिया कि अब वो डेविल की ताकत का इस्तेमाल ईविल को खत्म करने के लिए करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वाइस कैप्टन नैक्ट अब टूट चुका है, अंदर से पूरी तरह से। उसे लग रहा है अब कुछ नहीं बचा। वो खुद से कहता है, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता, इसलिए अब चाहे जो भी हो, मैं इन डेविल्स को रोकने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैं इन्हीं किसी भी इनोसेंट इंसान को छूने नहीं दूंगा। मैं यहीं पे अपनी लिमिट्स को तोड़ दूंगा। उसे पता है कि उसके सारे डेविल सिर्फ मिड लेवल हैं, सुप्रीम डेविल्स के सामने उनका कोई मतलब नहीं है। उसे अपनी लिमिट्स अच्छी तरह से पता है, और शायद यही वजह थी कि वो हमेशा पर्दे के पीछे काम करता था, हमेशा छिपा रहा। जब उसका भाई मॉर्गन मरा था, तब यामी ने उसे कहा था कि जब मैं अपनी स्क्वाड बनाऊंगा, तुझे वाइस कैप्टन बनाऊंगा। और उसी दिन नैक्ट ने ठान लिया था कि अब किसी और को अपने भाई जैसी मौत नहीं मरने दूंगा। अब वो कैलेमिन और वल्गर्स के साथ मिलकर डेविल यूनियन करता है। उसकी पावर अचानक से बढ़ जाती है, और इस नए स्पेल से वो इतना जबरदस्त मैजिक जेनरेट करता है कि उसकी पावर अब सुप्रीम डेविल के बराबर हो जाती है। वो उन्हें उसी अंधेरे जोन में कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। सुप्रीम डेविल्स की पावर अब भी डरावनी है। वो नैक्ट के उस पावरफुल स्पेल को भी तोड़ डालते हैं। नैक्ट गंभीर रूप से घायल हो जाता है, खून से लथपथ, जमीन पर गिरा हुआ। डेविल्स हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। अब तुझे मारने का वक्त आ गया है इंसान, आखिरी बार चीख तो ले, कहते हैं वो। उनके लिए ये सिर्फ एक गेम है। लेकिन तभी हवा चीरता हुआ स्पीड में एस्टा आता है और बिना कुछ सोचे सीधा एक डेविल का हाथ काट देता है। ओए कमीने, हमारे वाइस कैप्टन के साथ क्या कर रहे थे तू लोग? नैक्ट घायल हालत में एस्टा को डांट देता है, तू लेट क्यों आया? जल्दी जा, डार्क ट्रायड को खत्म कर। एस्टा जवाब देता है, मैंने आपकी वजह से ही ताकत पाई है, आज दिखाऊंगा कितना ताकतवर हो चुका हूँ। और इसी वक्त नैक्ट को अपने भाई मॉर्गन की याद आ जाती है। वो सोचता है, एस्टा और मॉर्गन दोनों अच्छे हैं, पर एस्टा तुम उसकी तरह बिल्कुल नहीं हो। और वो मुस्कुराता है। दर्द के बीच भी उम्मीद नजर आती है। अब एस्टा डेविल यूनियन मोड में आ चुका है, लेकिन उसे याद आता है कि उसके पास सिर्फ 5 मिनट हैं और उसमें से 1 मिनट तो पहले ही खत्म हो चुका है। वक्त कम है पर इरादा पक्का।
डेविल्स को मजा आ रहा है। उन्हें लगता है अब कोई ऐसा इंसान मिला है जो वाकई उन्हें थोड़ा एंटरटेन कर सकता है। एस्टा लड़ाई शुरू करता है, वो उनके मैजिक को काटना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही एक पर वार करता है उसकी बॉडी गायब हो जाती है। दोनों डेविल्स अब कंबाइन हो चुके हैं। एस्टा उन पर वार नहीं कर पा रहा। एस्टा की बेबसी देखकर डेविल्स और ज्यादा मजे लेने लगते हैं, लेकिन तभी एस्टा अपनी डेमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड निकालता है जो उनके स्पेल्स को नलिफाई कर देती है, और एक तेज वार में एस्टा सुप्रीम डेविल नम्हा को चीर देता है। दूसरा डेविल हंसते हुए कहता है, बड़ी बेइज्जती कर दी बे, पहले वार तुझ पर ही हुआ, ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी, अब हम मिलकर इससे खेलेंगे। और तभी वो दोनों डेविल्स पूरी तरह से मर्ज हो जाते हैं। अब नैक्ट और एस्टा दोनों ही शॉक में हैं। नैक्ट को समझ आ जाता है अब इनकी ताकत किसी भी हद को पार कर चुकी है, और बेचारा एस्टा जो मैजिक फील नहीं कर सकता, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि सामने हो क्या रहा है। लेकिन एक बात क्लियर है कि अब ये लड़ाई मजेदार होने वाली है। सुप्रीम डेविल्स एक विशाल स्पेल कास्ट करते हैं। स्पेड किंगडम के किले के ऊपर एक बड़ा मैजिक बॉल बनता है। चारों तरफ डर फैल जाता है। ये तबाही का संकेत है। डेविल कहता है, तू खुद को एंटी मैजिक से बचा लेगा, लेकिन तेरे आसपास के लोग मरेंगे। एस्टा फिर से उठता है, अपनी डेमन स्लेयर स्वॉर्ड को बड़ा करता है और एक सीधा वार उस मैजिक बॉल के नीचे करता है। वो बॉल हवा में उड़ता है और फिर एस्टा उसे अपनी डेमन ड्रिलर स्वॉर्ड से पूरी तरह तोड़ देता है। अब वो दोबारा सुप्रीम डेविल्स की ओर बढ़ता है। उधर लिबे, एस्टा का डेविल, सोचता है, मैं तो अंडरवर्ल्ड में सबसे कमजोर था, लेकिन आज सुप्रीम डेविल से लड़ रहा हूँ। ये एस्टा आखिर है कौन? ये किस मिट्टी का बना है? उसे महसूस होता है किसी ने आज तक सुप्रीम डेविल्स को टक्कर ही नहीं दी थी, लेकिन एस्टा ने उनके दिल में डर डाल दिया है। अब डेविल्स को याद आता है कि एस्टा का डेविल यूनियन मोड सिर्फ 5 मिनट तक चलता है। वो डर कर भागने लगते हैं। एस्टा फुल स्पीड में उनका पीछा करता है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा। तभी कैप्टन जैक आकर डेविल्स को रोक देता है। किसे पता था एक दिन ऐसा भी आएगा जब बिना मैजिक वाला ह्यूमन और उसका डेविल सुप्रीम डेविल्स को हराने वाला होगा। और उसी वक्त एस्टा और नैक्ट मिलकर एक जोरदार अटैक करते हैं। एक आखिरी वार में एस्टा सुप्रीम डेविल्स को काट देता है और वो हवा में ही गायब हो जाते हैं। और वहीं एस्टा और लीबे का डेविल यूनियन मोड भी खत्म हो जाता है। और गाइज, यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। फिर नैच उसे इस जीत के लिए शाबाशी देता है, लेकिन आस्था उसकी तारीफ को सीधा यामी कैप्टन से कंपेयर करने लग जाता है, जिससे नैच थोड़े बौखला जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी नैच को आस्था में खुद का एक अक्स नजर आता है और आस्था उसे बताता है कि वो अगले 30 मिनट तक ना अपनी डेविल यूनियन यूज कर सकता है, ना ही ब्लैक फॉर्म। ये सुनते ही नैच थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि बाहर हाई लेवल डेविल से हर कोई लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ मॉरिस गेट खोलकर डेविल्स को इस दुनिया में ला रहा होता है। उन्हें जल्दी से जल्दी डार्क ट्राइड को हराना है और इसके लिए आस्था का एंटी मैजिक सबसे जरूरी बन जाता है। भले ही आस्था कोई फॉर्म यूज नहीं कर सकता, पर उसके पास अभी भी एंटी मैजिक है। अब सीन कट होता है कैप्टन जैक की तरफ, जो अकेले डांटे से लड़ रहे होते हैं। उन्हें बहुत चोटें आई होती हैं, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं। जैसे ही डांटे उन्हें खत्म करने वाला होता है, मैग्ना एंट्री मारता है और डांटे पर अटैक करके जैक को बचा लेता है। जैक पहले तो गुस्से में होता है और कहता है कि यहाँ से निकलो, लेकिन डांटे को तो मजाक सूझ रहा होता है। वो कहता है कि तुम दोनों क्या कर लोगे मेरे सामने, ना एंटी मैजिक ना आर्केन स्टेज मैजिक, तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ोगे। लेकिन मैग्ना सीधा जवाब देता है, तुम गलती पर हो, मैं अकेला ही तुम्हें हैंडल कर लूंगा। डांटे इसे हल्के में लेता है और कहता है कि ये तो कोई फाइट भी नहीं है। पर मैग्ना पीछे हटने वालों में से नहीं होता। उसे पता है कि वो कमजोर है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानने वाला। वो डांटे से सीधा भिड़ जाता है। मैग्ना पहले डांटे पर अटैक करता है, लेकिन कुछ खास असर नहीं होता। फिर वो एक खास मैजिक यूज करता है, चेन मैजिक, और तब होता है असली ट्विस्ट। मैग्ना डांटे के साथ अपनी पावर लिंक कर देता है, जिससे दोनों की पावर इक्वल हो जाती है। डांटे को झटका लगता है और तभी मैग्ना उसे एक जोरदार पंच मारता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहां मैग्ना 6 महीने पहले जोरा से ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट करता है। उसे हर्ट किंगडम में जाकर पता चलता है कि उसके पास इतना मैजिक नहीं है कि मना मेथड यूज कर सके, लेकिन जोरा, जो कि खुद भी कम मैजिक वाला कॉमनर है, उसे सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। जोरा अपने सीक्रेट अड्डे पर उसे ले जाता है और बताता है कि कैसे वो मना मेथड को एडवांस में तैयार करता है, क्योंकि उसके पास टाइम और पेशेंस दोनों हैं। मैग्ना भी पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग करता है, खुद को कई बार उड़ाता भी है, लेकिन हार नहीं मानता। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो एक ऐसा चेन मैजिक डेवलप करता है जो उसे और उसके ओपोनेंट को लिंक कर देता है, जिससे दोनों की पावर इक्वल हो जाती है। और यही मैजिक वो डांटे के खिलाफ यूज करता है। जैक पहले तो विश्वास नहीं करता कि कोई कॉमनर ऐसा कर सकता है, लेकिन जोरा बताता है कि यह आसान नहीं था, पर मैग्ना ने कर दिखाया। अब
सब पीछे हट जाते हैं क्योंकि ये फाइट सिर्फ और सिर्फ मैग्ना की होती है। डांटे फिर से अटैक करता है, लेकिन अब उसकी ग्रेविटी मैजिक का असर नहीं हो रहा होता क्योंकि अब पावर सेम है और मैग्ना डांटे पर भारी पड़ने लगता है। तो सीन वहां से शुरू होता है जहां डांटे अपनी रीजेनरेशन पावर यूज करके खुद को हील कर लेता है। जैसे ही वो ठीक होता है वो फिर से मैग्ना पर अटैक करता है और उसे हार मानने के लिए कहता है, लेकिन वहीं जोरा सोच रहा होता है कि सामने वाला कोई भी हो, अगर तुम्हें जीतना है तो बस गट्स चाहिए। मैग्ना बुरी तरह से चोट खा रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में हार का कोई नामो निशान नहीं होता। डांटे अब अपना आपा खो बैठता है और एकदम पागलों की तरह अटैक करने लगता है। और हाँ, डांटे के पास रीजेनरेशन है, लेकिन मैग्ना के पास वो लग्जरी नहीं। उसकी बॉडी घायल है पर उसकी स्पिरिट अभी भी फुल ऑन जोश में। उसी वक्त मैग्ना सोचता है कि ना वो रॉयल में पैदा हुआ, ना उसके पास लक जैसा टैलेंट है और ना ही आस्था जैसी कोई एंटी मैजिक पावर। लेकिन फिर भी यामी ने उसे अपनी टीम का हिस्सा बनाया और वजह सिर्फ एक, उसके गट्स। और अब जब उसने इतना मेहनत किया है तो किसी भी हाल में हार मानने वाला नहीं है। वो डांटे से कहता है, अब ज्यादा मत बोलो, बस मार खाओ। मैग्ना और डांटे फिर से एक दूसरे को पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्योंकि डांटे की बॉडी खुद को लगातार रीजनरेट कर रही है, मैग्ना का हर अटैक जैसे बेकार हो रहा होता है। लेकिन तभी एक टर्निंग पॉइंट आता है। डांटे का मैजिक अचानक से फेड होने लगता है। वो खुद शॉक्ड होता है कि आखिर हो क्या रहा है। और वहीं मैग्ना उसे एक्सप्लेन करता है कि अब तुम और मैं दोनों ही नो मैजिक जोन में हैं। तुम्हारे पास इतना ज्यादा मैजिक था कि तुमने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये खत्म भी हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि हमारा मैजिक बराबर हो गया था, तुमने अनजाने में सारा यूज कर डाला। अब ना तुम कोई स्पेल चला सकते हो और ना ही डेविल से कनेक्ट कर सकते हो। अब दोनों की फाइट एकदम फिजिकल हो जाती है, बिना किसी मैजिक के, सिर्फ गट्स और फिस्ट्स। और ये फाइट मैग्ना जीतता है। वो डांटे को डाउन कर देता है। वो डांटे जिसे आस्था और यामी मिलकर भी मुश्किल से हरा पाए थे। आस्था और लक दोनों ही ये देख के शॉक्ड रह जाते हैं। आस्था को यकीन ही नहीं होता कि मैग्ना ने ये कर दिखाया और वो उसकी जम के तारीफ करता है। लक भी अब मैग्ना के साथ लड़ने के लिए सुपर एक्साइटेड हो जाता है और मैग्ना अंदर से बहुत खुश होता है। ये सब देख के कैप्टन जैक को भी समझ आ जाता है कि यामी ने आखिरकार उसे अपनी टीम में क्यों लिया था। और नैच, जो अब तक शॉक में था, उसे भी अब रियलाइज होता है कि मैग्ना जैसे कॉमनर ने डार्क ट्राइड के मेंबर को अकेले हराकर इतिहास बना दिया है। दूसरी तरफ मॉरिस अभी भी डेविल्स के गेट को खोलने में बिजी होता है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि डांटे हार चुका है, वो भी थोड़ा हिल जाता है। नैच फिर सबको रिकवरी मैजिक से बनी स्वीट्स देता है ताकि सब रीहील कर सके और अगली फाइट के लिए तैयार हो सकें। पर कहानी यही नहीं रुकती। जैसे ही सब आगे बढ़ते हैं, डांटे की बॉडी फिर से हील होना शुरू होती है, लेकिन अब उसका मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है। तभी जैक फिर से एंट्री करता है और डांटे से कहता है कि तेरा रिकवरी मैजिक तो बहुत तगड़ा है, पर तुझे हराया है एक कीड़े ने, और अब चुपचाप पड़े रहो। अब सीन कट होता है वेनिका की ओर, जहां कैप्टन शार्लेट और कैप्टन रिल क्वीन लोलोपैचिका के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, जिसे वेनिका ने अपने कर्स मैजिक से पपेट बना दिया होता है। दोनों कैप्टन मिलकर भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे। शार्लेट को अपनी ही कहानी याद आ जाती है। वो भी जानती है जब कोई तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करता है तो क्या महसूस होता है। वो कसम खाती है कि वो लोलोपैचिका को इस कर्स से आजाद कराएगी। लेकिन तभी वेनिका उस पर अटैक कर देती है और शार्लेट बच नहीं पाती। तभी नोएल और गाजा आते हैं और अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। नोएल कहती है, जैसा वादा किया था मैं वापस आ चुकी हूँ तुम्हें हराने। वेनिका भी पूरे एटीट्यूड में बोलती है, तो तुम ताकतवर होकर आ गई हो, पर क्या तुम सच में सोचती हो कि अब तुम मुझे हरा सकोगी? नोएल एकदम रेज में होती है। वो वेनिका से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्वीन के साथ ऐसा करने की, और फिर वो कहती है कि वो उसे हराकर लोलोपैचिका को वापस लाएगी। अब यहाँ हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है एल्फ्स के विलेज में, जहाँ ड्रायड नोएल को एक अल्टीमेट मैजिक से पहले एक पावर हासिल करने को कहती है, और वो पावर होती है वाटर स्पिरिट अंडाइन। अंडाइन का लोलोपैचिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका होता है क्योंकि कर्स की वजह से वो अब लड़ नहीं सकती, और अब नोएल, जो कि अगली सबसे पोटेंशियल वाटर यूजर है, वही उसका नया पार्टनर बनती है। हालांकि शुरू में नोएल और अंडाइन की बिल्कुल नहीं बनती, दोनों के बीच एक टेंशन रहती है। लेकिन ड्रायड समझाती है कि डेविल्स को हराने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, आर्केन मैजिक के अलावा एक और रास्ता है, सेंट स्टेज, जो सिर्फ स्पिरिट यूजर्स हासिल कर सकते हैं। नोएल पूछती है कि अगर ऐसा है तो फिर यूनो या वर्मिलियन को क्यों नहीं ट्रेन किया गया, वो भी तो स्पिरिट यूजर्स हैं। और फिर अंडाइन बताती है कि उसने कभी लोलोपैचिका को सेंट स्टेज के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बहुत ज्यादा काइंड थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी इनोसेंस खत्म हो। लेकिन अब वो खुद को इस सब का जिम्मेदार मानती है। नोएल उसे समझाती है कि हाँ, तुमने गलती की, लेकिन वो गलती काइंडनेस से भरी थी। और फिर दोनों एक कॉमन गोल पर आ जाती हैं, वेनिका को हराकर क्वीन को बचाना। अब सीन वापस वेनिका की तरफ शिफ्ट होता है। वो लोलोपैचिका की बॉडी को यूज करके गाजा पर अटैक कर रही होती है और पूरी तरह मजे ले रही होती है। तभी नोएल पूरे गुस्से में सामने आती है। अब सारा हिसाब बराबर होने वाला है।
तो अब नोएल पूरी तरह फ्यूल्ड है, गुस्से से, दर्द से और उस नफरत से जो उसके दिल में सालों से दबी हुई थी। वो वेनेका को घूरते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से अच्छे लोग हर्ट हुए हैं, तुम्हारी वजह से ही क्वीन आज इस हालत में है, और अब मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। फिर जैसे ही वो अपनी सेंट वॉकेरी फॉर्म को एक्टिवेट करती है, पूरा माहौल बदल जाता है। आकाश में बिजली सी चमकती है और हवा में घुल जाता है एक डिवाइन सब प्रेशर, और वहीं से शुरू होती है उनकी एक ऐसी फाइट जिसे देखकर रूह कांप उठे। नोएल अब हर एक अटैक को काट रही है, बड़ी ही एलिगेंस और एग्रेशन के साथ। वेनिका, जो अब तक सबको अपनी टॉय समझती थी, पहली बार किसी से असली मजा लेने लगती है। तभी अंडाइन पूरी सीरियसनेस के साथ नोएल से कहती है, इसे 1 मिनट में खत्म कर दो। लेकिन नोएल वो सिर्फ मुस्कुराती है और जवाब देती है 30 सेकेंड्स, और फिर शुरू होता है उसकी फुल पावर का कहर। वेनिका की हर चाल को नोएल काटती है और इतनी स्पीड से मूव करती है कि वेनिका को अपनी ही सांसें भारी लगने लगती हैं। लड़ाई का टेंशन इतना बढ़ जाता है कि वेनिका को याद आ जाता है वो वक्त जब उसने नोएल की मां एसियर सिल्वा से फाइट की थी। पास्ट फ्लैश होता है, एसियर अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चों नोएल और नोजेल को वेनिका से बचा रही होती हैं। वेनिका उसे ताने देती हैं, इतनी ताकतवर होकर भी तुमने बच्चों को जन्म क्यों दिया, ये तो सिर्फ तुम्हारी कमजोरी है। लेकिन एसियर का जवाब एक माँ के उस प्यार से भरा होता है जो किसी भी डेविल मैजिक से बड़ा होता है। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज वो माँ होती है जो अपने बच्चों की रक्षा कर रही हो। अब देखो ताकत किसे कहते हैं। और फिर एसियर फुल पावर से वेनिका पे अटैक करती हैं, लेकिन तभी वेनिका उसे कर्स कर देती है। घायल होते हुए भी एसियर का स्टैंड कभी टूटता नहीं। मैजिक्यूला उसे वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि एसियर का अटैक अब उसे बहुत भारी पड़ चुका होता है। वापस प्रेजेंट में नोएल अपनी तलवार से वेनिका के आर पार अटैक करती है, लेकिन वेनिका पागलपन में डूबी हुई है। अटैक खाने के बाद भी वो नोएल पर टूट पड़ती है। नोएल उसकी हर मूव से बचते हुए कॉम्बो अटैक्स चलाती है और आखिर में उसे एक जोरदार किक मारकर पूरी तरह घायल कर देती है। और अब वेनिका वो कह रही होती है जो शायद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता, ये फीलिंग कमाल की है, क्या ये दोस्ती है? चलो अब मेरी बारी है तुम्हारा पीछा करने की, देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। और नोएल बस एक ठंडी सांस लेकर कहती है, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें यहीं गाड़ दूंगी। लेकिन तभी एंट्री होती है मैजिक्यूला की, और सीन की टेंशन लेवल एकदम मैक्स पर चला जाता है। वो बोलता है कि लूसीफरो और बाकी डेविल्स ने अब तक उसे नोटिस नहीं किया है, और अभी वहाँ 3 पावरफुल फीमेल सोल्स हैं, वेनिका, लोलोपैचिका और नोएल, और अब उसकी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। मैजिक्यूला ये भी बताता है कि वो काफी टाइम से वेनिका के साथ था और अब उसका सैक्रिफाइस जरूरी है। लोलोपैचिका और नोएल की माँ एसियर, ये 3 सोल्स उसके रिचुअल का हिस्सा थी। तभी वो लोलोपैचिका पे अटैक करता है और गाजा, जो उसे बचाने के लिए दौड़ता है, शॉक में रह जाता है, क्योंकि अब क्वीन पूरी तरह से डेविल बन चुकी होती है। मैजिक्यूला सबके सामने ये कहता है कि अगर तुम सब यहीं मर जाओगे तो अकेले नहीं मरोगे। लेकिन वो एकदम कूल अंदाज में बोलता है, पर उससे पहले चलो एक लड़ाई हो ही जाए। नोएल उससे पूछती है कि जब तक अंडरवर्ल्ड का गेट खुला नहीं है तो वो आया कैसे, और तब मैजिक्यूला बताता है कि वो अपने कर्स मैजिक की वजह से पहले ही बहुत कुछ प्लान कर चुका था, और वो गेट से नहीं, सीधे अपने रिचुअल से आया है। अब जब नोएल उस पर अटैक करती है, उसका मैजिक ही कैंसिल हो जाता है। पूरा एरिया अब मैजिक्यूला के कर्स स्पेल से भर चुका होता है। सब हैरान हैं। तभी कैप्टन शार्लेट सामने आती है। वो अपने रोज मैजिक से मैजिक्यूला के कर्स को अब्सॉर्ब करना शुरू करती है। कैप्टन रिल भी इंस्पायर होकर एक नई स्पेल इन्वेंट करते हैं, लेकिन फिर भी मैजिक्यूला के सामने वो सब एक एक करके घायल होने लगते हैं। दूसरी तरफ गाजा, जो कि अब लोलोपैचिका से लड़ रहा होता है, उसे याद आता है कि उसने कब डिसाइड किया था कि वो उसकी जगह ताकतवर बनेगा। लेकिन जब वो अटैक करने जाता है, वो अपने हाथ रोक नहीं पाता, और तभी लोलोपैचिका अपने ही हाथ से गाजा को छलनी कर देती है। नोएल का सेंट मैजिक भी खत्म हो चुका होता है। अब मैजिक्यूला ठहाके मारते हुए बोलता है, अब जब तुम्हारे पास सेंट मैजिक नहीं है तो तुम मुझे नहीं हरा सकती, और अगर कर भी लिया तो भी मेरे तक पहुंच नहीं पाओगी। ये पूरा एरिया मेरे कर्स पावर से भरा हुआ है, कोई नहीं है जो तुम्हें बचाने आएगा। अब हार मान लो ह्यूमन। और इसी डार्क मोमेंट में गाजा आखिरी उम्मीद की तरह अपनी लाइटनिंग पावर को इकट्ठा करता है और उसे लोलोपैचिका के दिमाग तक पास करता है, ताकि शायद कहीं उस रोशनी में उसकी रानी वापस लौट आए। और तभी गाजा वहीं रुक जाता है। एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम सा जाता है। वो नीचे देखता है कांपती हुई सांसों के साथ, और सोचता है, मैंने कसम खाई थी मेरी जगह तुम्हारे दुश्मनों से लड़ूंगा, लेकिन 6 महीने पहले मैं मैजिक्यूला को नहीं रोक पाया, जिसकी वजह से तुम कर्स हो गई। मैंने सबको बचाने की कोशिश की थी, लेकिन देखो फिर भी तुम ऐसी बन गई, और अब तुम्हें वो करना पड़ रहा है जो तुम कभी नहीं चाहती थी। इस किंगडम से ज्यादा मैं तुम्हें बचाना चाहता था, और अब मैं किसी को भी
तुम्हारे हाथों मरने नहीं दूंगा। और फिर गाजा अपनी पूरी लाइफ फोर्स को मैजिक में डाल देता है, सब कुछ, और टूट पड़ता है मैजिकुला पर पूरी ताकत से। एक ऐसा हमला जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और हाँ, वो हमला करता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि मैजिकुला खुद पीछे हट जाती है, उसे चोट लगती है। और उसी पल नोएल भी पूरी हिम्मत, पूरा जज्बा और आखिरी उम्मीद लेकर मैजिकुला पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन हम देखते हैं मैजिकुला को कुछ भी नहीं हुआ होता। उसका बॉडी फिर से अल्ट्रा हाई स्पीड रिकवरी मैजिक से रिपेयर हो चुका होता है। और गाजा वो जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ उसे एक पल में दे दी थी। मैजिकुला बस मुस्कुराता है, अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, ये अब तुम्हारा अंत है। लोलो पैचिका अब पूरी तरह से डेविल बन चुकी होती है। वो अपने ही साथियों पर अटैक करना शुरू कर देती है। नोएल का मैजिक भी अब सही से काम नहीं कर रहा होता क्योंकि उसका शरीर अंदर से कर्स से जला हुआ होता है। मैजिकुला बस देखता है और कहता है, तुम्हें दिख रहा है ना, तुम जीत नहीं सकती, फिर हार मान क्यों नहीं लेती? इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा स्पेल नहीं बना सकता जो मेरे डिकेइंग वर्ल्ड के अंदर मुझे हरा सके। डेविल सिर्फ उनसे डरते हैं जो उनसे ऊपर होते हैं, पर तुम इंसान तो बेकार चीजों के लिए अपनी जान दे देते हो, जैसे तुम्हारी माँ ने अपने बच्चों के लिए जान दे दी, और ये लड़का, इसने अपनी क्वीन के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। और अब तुम एक ऐसी उम्मीद के लिए लड़ रही हो जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम इंसान हार क्यों नहीं मान जाते? और तब नोएल बस उसे देखती है, थकी हुई सांसों के साथ, लेकिन आंखों में आग होती है। महज शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये फीलिंग्स हमारी हैं और इन्हें तुम कभी समझ नहीं सकते। जीतने के चांसेस कम हो सकते हैं, लेकिन जब तक हम उम्मीद नहीं हारते, हम जीत सकते हैं। और अगर हमने उम्मीद ही छोड़ दी, तो फिर जीत कभी नहीं हो सकती। इसलिए हार ना मानना, यही हमारी ताकत है। मैजिकुला पहली बार कंफ्यूज दिखता है और तभी वो डिसाइड करता है कि अब सब कुछ खत्म करना होगा। वो लोलो पैचिका को उड़ाकर सारे ह्यूमंस को एक ही बार में मार देना चाहता है ताकि वो पूरी तरह से इस दुनिया में आ सके। नोएल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि खड़ी भी नहीं हो पाती। और तभी आस्टा आ जाता है। उसकी डीमन डिस्ट्रॉयर सोर्ड सीधा लोलो पैचिका पर गिरती है और उसके ऊपर से मैजिकुला के कर्स का असर टूटने लगता है। नोएल की आंखें भर आती हैं, वो मुस्कुराती है, पूरी थकान के बाद पहली बार जैसे उसकी रूह को सुकून मिलता है। और गाइज, यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो बताओ तुम्हें ये पार्ट कैसा लगा, कमेंट करना मत भूलना। और अगर तुम चाहते हो कि हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आएं, तो बस इस वीडियो को लाइक कर देना और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। वहाँ हम सबसे पहले बताते हैं कि अगला वीडियो कब आ रहा है और बिहाइंड द सीन भी वही शेयर करते हैं। अब जल्दी से स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट पार्ट के लिंक पर क्लिक करो और कहानी को वहीं से कंटिन्यू करो।